गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जितने भी आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं उन क्रिस्टलीय ठोसों को अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पे हमने 4 भागों में विभाजित किया, जिनमें थे आपके आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। आज इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। हमें बहुत सारे यहाँ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ दिए होंगे, उन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या ठोस पदार्थों को अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पे इनको हमें वर्गीकृत करना है। मतलब इनमें से कौन सा धात्विक ठोस है, आयनिक ठोस है, सहसंयोजी है या आणविक ठोस है। देखते हैं कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्न ठोसों को उपस्थित अंतराण्विक बलों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसमें है पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, रुबिडियम, ऑर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। अब देखते हैं इनको हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट आयनों से मिलकर बना है। पोटेशियम का मूलक होता है K+, तो पोटेशियम का मूलक K+, सल्फेट का मूलक SO4-2। तो ये जो पोटेशियम सल्फेट है वो एक प्रकार का आयनिक ठोस होगा। यहाँ लिखते हैं अपन आयनिक ठोस, और आयनिक ठोस में बोला जाएगा पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ जाता है पोटेशियम सल्फेट। सेकंड देखते हैं टिन। टिन जिसका लैटिन नेम होता है स्टेनम, जिसका प्रतीक होता है Sn। तो टिन एक प्रकार की धातु है। धातु होने के कारण ये आएगा आपका धात्विक ठोस में। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन दूसरा क्लासिफिकेशन धात्विक ठोस, और धात्विक ठोस में आ जाता है यहाँ पे टिन। तीसरा आता है बेंजीन, C6H6 अणु है, आणविक ठोस है। तो यहाँ पे ये जो आपका बेंजीन है वो एक प्रकार का आणविक ठोस। तो यहाँ आणविक ठोस, और ये आ जाता है आपका बेंजीन। हमने पढ़ा था बेंजीन, ये आणविक ठोस 3 प्रकार के, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। तो आपको पता होना चाहिए जो बेंजीन है वो एक प्रकार का अध्रुवीय आणविक ठोस है। तो ये जो आपका बेंजीन है वो एक प्रकार का अध्रुवीय आणविक ठोस है। यूरिया NH2CO NH2 यूरिया, तो ये जो आपका यूरिया है वो भी एक प्रकार का आणविक ठोस है। तो यूरिया आणविक ठोस होने के कारण, अणु होने के कारण इसको भी हम आणविक ठोस के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ ये जो यूरिया है उसको भी हम आणविक ठोस में रख सकते हैं। अमोनिया NH3, अमोनिया, HF, बर्फ, इनमें सब में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन आबंध होने के कारण ये आणविक ठोस में आते हैं। वैसे देखा जाए तो यूरिया, तो ये यूरिया भी एक प्रकार का अध्रुवीय आणविक ठोस है। इसके बाद में अमोनिया, अमोनिया भी आणविक ठोस होगा, लेकिन इस अमोनिया में हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाता है। तो ये जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। जल या बर्फ, पता लग गया होगा, जल या बर्फ में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है।
हाइड्रोजन आयन पाए जाने के कारण इसको भी रखेंगे आणविक ठोस में। तो बर्फ भी आणविक ठोस है। और किस प्रकार का आणविक ठोस होगा? हाइड्रोजन आबंधित। तो यहाँ हम इसको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में रख सकते हैं। जिंक सल्फाइड, केवल जिंक ही होता तो धातु होती, लेकिन जिंक सल्फाइड है जो कि आयनों से मिलकर बना है। जिंक का मूलक Zn+2, सल्फाइड का मूलक S-2। ये आयनों से मिलकर बना है, इसको किसमें हो गया? आयनिक ठोस में। यहाँ जिंक सल्फाइड एक प्रकार का आयनिक ठोस होगा। रुबिडियम, रुबिडियम क्षार धातु में पाई जाती है। ली ना की रब, तो रब क्या है? रुबिडियम। तो रुबिडियम एक प्रकार की धातु है। तो धातु होने के कारण इसको रखते हैं धात्विक ठोस में। तो यह आता है यहाँ रुबिडियम। ऑर्गन कल हमने चर्चा की थी, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उन सभी अक्रिय गैसों को हम रखते हैं किसमें? आणविक ठोस में। तो यहाँ ये जो आपका ऑर्गन है वो एक प्रकार का आणविक, और आणविक कैसा होगा? अध्रुवीय। तो ये एक प्रकार का अध्रुवीय आणविक ठोस होगा। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन से बने जितने भी उत्पाद हैं उन सभी को हम सहसंयोजी में रखते हैं। तो यहाँ चौथे प्रकार का ठोस और क्लासिफाई कर सकते हैं जो आपका आता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में सिलिकॉन कार्बाइड को रख देते हैं। तो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड, इस प्रकार से हम ठोसों को क्लासिफाई कर सकते हैं। आयनों से मिलकर बना हो तो आयनिक, धातु हो तो धात्विक, सिलिकॉन से रिलेटेड हो तो सहसंयोजी, अणु हो तो आणविक। इस प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए। क्या कारण है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। क्वेश्चन है, क्या कारण है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में ये विद्युत के चालक क्यों होते हैं? आंसर क्या होगा कि ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस के जो आयन हैं उन आयनों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाने के कारण ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, और ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होने के कारण ही ये धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं।
तो ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वतंत्र नहीं होने के कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, इनको गलित अवस्था में डाला जाता है, तो गलित अवस्था में इनके आयनों के मध्य पाए जाने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा दुर्बल हो जाता है, थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण इनके जो आयन है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। आयन स्वतंत्र होने के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। तो ठोस अवस्था में तो क्या होगा, आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में क्या होगा, इनके आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि आयनिक ठोसों का गलनांक व क्वथनांक या आयनिक ठोसों का गलनांक उच्च होता है। आयनिक ठोसों का गलनांक उच्च होता है क्यों? ये भी हम पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में। आयनिक ठोसों का गलनांक उच्च क्यों होता है? इनको पिघलाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो आयनिक ठोस है वो आयनों से मिलकर बने होते हैं और आयनों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है या प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। जब आयनों के मध्य, ये माने कि कोई धनायन और ऋणायन है, यदि आयनों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाएगा तो इस आबंध को वियोजित करने के लिए हमें उच्च ताप की आवश्यकता होगी। तो यहाँ ये जो आबंध है, इस आबंध को तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है और उच्च ताप की आवश्यकता होने के कारण ही आयनिक ठोसों का गलनांक उच्च होता है। आयनिक ठोसों में आयनों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको वियोजित करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि हीरा विद्युत का अचालक या कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोक क्लास में पढ़े हुए हो। हीरा विद्युत का अचालक या कुचालक क्यों होता है? क्योंकि हीरे की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो हीरा विद्युत का अचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो यही कारण है कि हीरा विद्युत का अचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं और जल्द ही मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा। जब तक पीडीएफ नहीं आती है तब तक आपको ये नोट्स आपको लिखने हैं। धन्यवाद।